हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम रीजनल ज्योग्राफी की 4 क्लासेस कर चुके थे और किन्हीं कारणवश क्लासेस हमने रोकी थी। अभी कंटिन्यूटी से क्लासेस होंगी और इनफैक्ट अगले इसी दिसंबर के माह तक, महीने के लास्ट की क्या 20 दिसंबर तक एंड ऑफ आपको सिलेबस करा दूंगा मैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि लगभग जितना भी ज्योग्राफी का रीजनल ज्योग्राफी का सिलेबस है वो पूरा हो जाए। और हर संडे कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन किया करेंगे रीजनल ज्योग्राफी के, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं रीजनल ज्योग्राफी के। संडे स्पेशल क्लास होगी, उसमें हम क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। देखिए, वैसे तो हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले हम रीजन जानते हैं, उसके बाद में हम जानते हैं प्लानिंग। ठीक है, यानी कि पहले रीजन जानते हैं, प्रदेश जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं क्या होता है, प्रदेश क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे नियोजन यानी कि प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, दोनों को सेपरेट समझते हैं आज की क्लास में। और फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट, क्योंकि पहली ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आप उन क्लासेस को रिवाइंड कर लीजिएगा ताकि आपकी रिदम बनी रहे। चलिए देखिए, अगर प्रदेश की हम बात करें, ये जो प्रदेश होता है इसे इंग्लिश में रीजन कहा जाता है। रीजन का मतलब एक क्षेत्र। देखिए, मैंने क्षेत्र, अंतरिक्ष और आपको प्रदेश में अंतर स्पष्ट किया था। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आप कह सकते हो एक तरह से उसकी कुछ भौगोलिक कंडीशंस होती हैं। और जो प्रदेश होता है, प्रदेश में उसकी भौगोलिक कंडीशन के साथ साथ उसका क्षेत्र भी आप कह सकते हो उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक और जो फिजिकली उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सब इंक्लूड किया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए पर्वत है, जहाँ तक पर्वत फैले हुए हैं उसे कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ तक मैदान फैला है उसे कहेंगे मैदानी क्षेत्र। लेकिन एक प्रदेश में पर्वत जैसी, मैदान जैसी ये सभी विशेषताएं भी मिल सकती हैं, उसे कहा जाता है प्रदेश। यानी कि जो विभिन्न कंडीशंस होती हैं, जो विभिन्न कंडीशंस होती हैं वो उन्हें की पूर्ति करता है कौन? प्रदेश यानी कि रीजन। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है भूगोल में प्रदेश यानी कि रीजन शब्द का बार बार प्रयोग होता है। प्रदेश, रीजन या स्थान स्पेस को भौगोलिक चिंतन में मूल आधार समझा जाता है। इसलिए भूगोल में इसे केंद्रीय महत्व दिया जाता है। किससे? प्रदेश शब्द को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदेश का जिक्र या आप कह सकते हो उसका बार बार उच्चारण या उस शब्द का बार बार प्रयोग भूगोल में होता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र कोड के बिना सीमांत या बराह का कोई महत्व नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि जैसे एक सर्कल के अंदर कोर होती है या पृथ्वी के अंदर जो कोर है, कोर के बिना उसके बाह्य स्थिति का महत्व कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो ज्योग्राफी का जो केंद्रीय जो कोड है ना, या रीजनल, आप कह सकते हो रीजनल ज्योग्राफी का जो कोर है वो प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार प्रदेश के बिना भूगोलिक विश्लेषण व्यर्थ है। यानी कि अगर आप कहीं का भूगोलिक विश्लेषण करना चाहते हो या अध्ययन करना चाहते हो बिना प्रदेश के, वह व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, प्रदेश या क्षेत्र के बिना किसी देश की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जब आपका एक जब आप भारत को देखते हो या इंडिया को आप देखते हो तो उसका जब स्ट्रक्चर आपके सामने आता है उसमें आप कह सकते हो एक विभिन्न प्रकार की कंडीशंस हैं। यानी कि में आप से देख सकते हो कि पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदान भी है, थार भी है। ठीक है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत सब चीज़ें हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखो, प्रदेश छोटे छोटे भी हो सकते हैं और आप कई कंट्री को भी प्रदेश के तौर पर देख सकते हो। ठीक है, बोला जाता है कि आप उस प्रदेश से हो। वह क्षेत्र जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए प्रदेश की हम अगर डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए इसमें कहा जाता है, जो टेलर साहब हैं उन्होंने कहा है प्रदेश पृथ्वी तल का एक इकाई क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, उस पर एक जो क्षेत्र है, हमारी जो पृथ्वी है उसके तल पर प्रदेश एक इकाई क्षेत्र है, यानी कि एक छोटा सा एरिया है।
ठीक है। वहीं मोकाउस की अगर बात करें तो वह कहते हैं कि पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न होता है प्रदेश कहलाता है। कैसे? अभी हम बात करें, देखिए मोकाउस की अगर हम बात करें, उनकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि जो उसका किसी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। जैसे आप उत्तराखंड को ले लें और यूपी को ले लें, दोनों में विभिन्नताएं हैं ना। तो वही वह कहता है कि एक वैसा क्षेत्र जो उसके समीप वाले क्षेत्र से उसे विभिन्न करता है या उसमें ऐसी विभिन्नताएं दिखाता है या विविधता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, आप देख लीजिएगा। और ये क्या है, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। कैसे? प्रदेश एक ऐसा भूखंड है जिसमें किसी न किसी प्रकार की समरूपता होती है। समरूपता कैसी? उसमें पर्वत भी हो सकते हैं, मैदान भी हो सकते हैं, थार का मरुस्थल भी हो सकता है ना, शुष्क क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो ये समरूपताएं होती हैं क्षेत्र की। देखिए सेकंड, देखिए कोई क्षेत्र तभी प्रदेश है जब उसमें विशेषता व्यापक हो। विशिष्ट यानी कि उसमें बहुत सारे तथ्य या आप कह सकते कंडीशंस हों। ठीक है। वहीं देखिए थर्ड में देखिए समरूपता विभिन्न तत्वों जैसे प्राकृतिक, जैविक, आर्थिक, यानी कि जब मानव जहाँ रहता है ये सारी कंडीशंस वहाँ अप्लाई होंगी। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें विविधता के साथ साथ मानव के हस्तक्षेप या आर्थिक क्रियाएं भी इंक्लूड होंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नियोजन की, प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है? अभी तक जाना आपने प्रदेश, अब जानते हैं प्लानिंग, नियोजन। नियोजन क्या होता है? देखिए नियोजन का अर्थ है कि किसी उद्देश्य के लिए की गई क्रियाएं। ठीक है, जब आप कोई कार्य करते हो तो उसके लिए आप एक उद्देश्य, किसी उद्देश्य की जब आप पूर्ति करते हो उसके लिए जो क्रियाएं करते हो उसे ही प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, प्लानिंग छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन आप कैसा भी कार्य करो उसके लिए प्लानिंग अवश्य लगती है और आप करते हो। देखिए इसलिए नियोजन विवेकपूर्ण कार्य है। इसमें कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन किया जाता है। यानी कि जब आप किसी कार्य के या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लानिंग करते हो तो जो संसाधन उसमें लगते हैं कार्य में, उनको सही तरीके से बांटा जाता है या वितरण किया जाता है उनका। किसी को वितरण नहीं किया जाता, अपने आप में एक सूची का, एक तालिका बनाई जाती है कि इनका प्रयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, देखिए कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो रॉबिन साहब है वह कहते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ जो है किसी उद्देश्य के लिए किसी उद्देश्य के लिए कार्य करना अथवा चुनाव करना, और चुनाव आर्थिक क्रियाओं का समावेश है। ठीक है, या सीधी सी या सामान्य भाषा में कहा जाए, प्लानिंग वह है जो एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। सिंपल सी वे में समझिए कि प्लानिंग वह है जो किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। क्लियर? चलिए देखिए बात करते हैं प्रादेशिक नियोजन की, यानी कि एक प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग की। अब रीजनल प्लानिंग क्या होता है? देखो दो शब्द आपके सामने थे, एक था रीजनल, दूसरा था प्लानिंग। अब दोनों को आपने जोड़ लिया है रीजनल प्लानिंग। अब रीजनल प्लानिंग क्या होगा? किसी भूतल या किसी भूखंड पर जो मानव रहते हैं उनके आर्थिक विकास या जीवन यापन को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? या ऐसी कंडीशंस को या ऐसे ज्ञान को, या आप कह सकते हो ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? इसे सब्जेक्ट को, ऐसे ज्ञान को रीजनल या प्रादेशिक नियोजन ही कहा जाता है। जब आप किसी क्षेत्र के मानव के आर्थिक कल्याण के लिए या उसके जीवन को उठाने के लिए, उत्थान के लिए जब कार्य करोगे उसे क्या कहा जाएगा? उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाएगा। पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीज़ें लिखी हैं। वह किस प्रकार का कार्य है जो मानव के लिए किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपको प्रादेशिक नियोजन यहीं से पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप ज्योग्राफी के साथ साथ आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, संविधान के अंदर एक आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होते हैं शायद। तो आपको करना क्या है, उनको भी पढ़ना है।
क्योंकि मानव की आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं या आर्थिक गतिविधि होती हैं, या आप कह सकते हो जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, आप कह सकते हो स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो जो जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, या आप कह सकते हो कंपनी जो होती है। एक जो राज्य होता है, राज्य की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वो एक कंपनी भी हो सकती है, संस्थान भी हो सकता है, एक राज्य यानी कि आपका स्टेट भी हो सकता है, या फिर केंद्र सरकार भी हो सकता है। सभी को राज्य के तौर पर संविधान देखता है, ठीक है। उसमें जब मानव के कल्याण के हित में जो कार्य करता है ना राज्य, वह भी प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत ही आते हैं। और वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? कि पूछेगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं या मानव के लिए आर्थिक संसाधनों का जो वितरण होता है वो इक्वालिटी में रखता है, समान रूप से रखता है। कौन सा अनुच्छेद यह बात कहता है? तो वो आपसे ये भी पूछ लेगा। तो वो जो आप कह सकते हो संविधान के नीति निर्देशक तत्व वो जो होते हैं, आप उन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये कुछ डेफिनेशंस है प्रादेशिक नियोजन की। आइए देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक अवरुद्ध क्षेत्र में फैले सामान्य हितों के प्रश्न पर केंद्रीयकरण है। इसका अर्थ निश्चित विकेंद्रीकरण भी है। यहाँ तक प्रश्न निश्चित रूप से स्थानीय हितों से संबंधित है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्र होगा उस पर केंद्रीयकरण यानी कि एक एकलीय सरकार भी होगी, और विकेंद्रीकरण यानी कि फैलाव वाली सरकार भी होगी, कि आपको स्वतंत्रता भी मिलेगी। लेकिन महत्व क्या रखता है? महत्व रखता है जो स्थानीय निवासी होते हैं उनके कल्याण की भावना, ठीक है। तभी तो प्रादेशिक नियोजन होगा, यानी कि जो उस प्रदेश में कंडीशंस हैं या मानव है या पशु है, उन सब के हितों के आर्थिक हितों के उत्थान के लिए जो प्लानिंग की जाती है वही प्रादेशिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। सेनगुप्ता की अगर हम बात करें, वह कहते हैं प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनिश्चित प्रयास है, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों बात यह है कि जिस मान लीजिए हम सहारनपुर में रहते हैं, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इसे आप प्रदेश मान लीजिए। यहाँ पर जो मानव रहते हैं या जीव रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए जो प्लानिंग की जाएगी वह होगा नियोजन। और जो रीजन है यानी कि जो क्षेत्र है, प्रदेश है, जब वह मिलता है प्रदेश के साथ प्लानिंग, तो वह कहलाता है रीजनल प्लानिंग, यानी कि सामान्य तौर पर स्थानीय निवासियों के लिए, ठीक है, जो उत्थान की क्रियाएं होंगी वह कहलाएगा नियोजन, ठीक है। एक तरह से जो रीजनल प्लानिंग है वह स्थानीय उत्थान के लिए या स्थानिक हितों के उत्थान के लिए कार्यरत है, ठीक है। यह एक छोटी सी क्लास थी जो आज हमने रखी थी, ताकि आपको लगे कि हमने क्लास स्टार्ट कर ली है। थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है, ठीक है, आपको लग सकती है वॉइस घूम रही है। ये 1-2 दिन में इसका भी थोड़ा सही कर लेंगे कि कहाँ पर सही से आपके लिए साउंड हो। अभी इसी से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखें, और बेल जो उसका बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके बिल्कुल रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं क्लास को आपके लिए फॉरवर्ड नहीं कर पाता, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इनफैक्ट अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आप उसे बाद में भी देख पाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।